अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। तमाम बड़ी सियासी जमातें इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर जोर दे रही हैं, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ 1 माह का वक्त रहने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी मुश्किलात में कमी होती नजर नहीं आ रही। अहम बात यह है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर नामवर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल रहा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला है। जबकि बल्ले का निशान हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत कब होगी, इस पर फैसला अब तक नहीं हुआ है। इन इंतखाबाती मसाइल के अलावा 9 मई के वाक़यात अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा कर रहे हैं और आज निगरां वफाकी हुकूमत ने पूरे 5 माह बाद इन वाक़यात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है, जो 9 मई के वाक़यात की वजूहात का तयन करने के साथ साथ वाक़यात के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का भी पता लगाएगी। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर कानून की सरबराही में बनने वाली कमेटी में वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और वजीर बराए इंसानी हकूक शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 9 मई के वाक़यात की फौरी और देरपा असरात पर रिपोर्ट मुरतब करके मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी के क़याम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पहले ही इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी से कम कुछ नहीं मानेगी। इसके अलावा कल सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कैसे मंजूर हो गई और निगरां हुकूमत को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकोनॉमिस्ट में लिखे आर्टिकल पर क्या एतराज़ है और हुकूमत ने क्यों इकोनॉमिस्ट से इस आर्टिकल पर जवाब तलब करने का फैसला किया है, हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कैबिनेट कमेटी बनेगी जिसमें आप समेत दीगर वुज़रा हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इसके दिए गए हैं कि वो 9 मई के हवाले से तहकीकात करेंगे। ख़ास तौर पे उसके मास्टरमाइंड कौन थे, प्लानर कौन थे, जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि रिकमेंडेशंस दी जाएगी कि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो। अब ज़रा बताइएगा कि इस कमेटी की क्या अहमियत होगी, क्योंकि इससे पहले GIT भी बन चुकी थी, GIT तफ्तीश भी कर रही है इस हवाले से, ऑलरेडी FIRs भी हैं, तो ये जो कमेटी है इसका फिर क्या काम होगा और उसकी क्या अहमियत होगी? शुक्रिया शहजाद। जो 9 मई के जो वाक़यात हुए उस हवाले से हर केस की अलग से एक तफ्तीश भी हो रही है और तहकीक भी हो रही है, केसेस भी चल रहे हैं, तो वो अपने तौर पर जारी है और वो अमल रुकेगा नहीं। लेकिन काबीना ने ये मुनासिब समझा कि एक मजमूई तौर पर इस हवाले से एक कोई कमेटी अपनी तहकीक करे, बजाय इनफरादी केसेस के मजमूई तौर पर जो हमारे पास मालूमात है और उसमें वजारत दाखिला एक अहम किरदार अदा करेगी, ताकि सिर्फ यही नहीं कि इनफरादी तौर पर किसने क्या किया उनको सज़ा मिले, बल्कि मजमूई तौर पर जैसे कि 9/11 हुआ तो एक कमीशन बना, मैं उसका मवाजना उस तरह से तो नहीं करता कि उस तरह का काम होगा, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है वो सिर्फ 2 हफ्ते का है, लेकिन मजमूई तौर पर इसको ये देखना कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए और ख़ास तौर पर मुस्तकबिल में कोई कानूनी फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। ये अभी तक TORs हैं उस कमेटी के और अभी तक उसका पहला इजलास नहीं हुआ, क्योंकि कल ही उसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो जब ये कमेटी अपना इजलास बुलाएगी तो हम उसमें देखेंगे। मुझे नहीं मालूम कि हम उस पर क्या अमल दरामद कर सकेंगे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर जो कुछ हम नहीं कर सके वो हम अगली हुकूमत के लिए एक हैंडओवर नोट की तौर पर छोड़ कर जाएंगे। लेकिन मुर्तज़ा साहब, अगर ये इतनी अहम है कमेटी और वाकई 9 मई के जो वाक़यात है उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, तो इतनी ताख़ीर से क्यों? 9 मई को ये वाक़या हुआ, उसके बाद जो आपकी हुकूमत है वो 5 महीने से है, इससे पहले PDM की हुकूमत 3 माह से थी, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि वफाकी काबीना को कि एक कैबिनेट कमेटी बननी चाहिए जो इन तमाम बातों की तहकीकात करे? शहजाद, हमसे आप हमारे हवाले से ज़रूर पूछें। हम ये नहीं बता सकते आपको कि जो पिछली हुकूमत थी PDM की उसने कुछ किया या नहीं किया और उसकी वजह क्या थी।
वो ही बता सकते हैं। हमारे हवाले से बहुत सारे काम थे, हमने कुछ काम किए हैं, कुछ काम हमने बर वक्त किए हैं, और अभी हमें जो वक्त मिला है उसमें हमने मुनासिब समझा कि हम ये काम भी करके जाए। लेकिन ये 9 मई तो एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है जिसका जिक्र आप लोग भी, आपकी हुकूमत भी करती रही है, तो ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं था, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि सही वक्त आया तो अभी हम करने जा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। हमारे ज़िम्मे और भी बहुत सारे काम थे। जब हमारी हुकूमत आई तो आपके इल्म में है कि जो मईशत का क्या हाल था, डॉलर और रुपए का क्या मामला था, स्मगलिंग का क्या मामला था, बिजली की चोरी का मामला क्या था, और बहुत सारे मामला थे। तो एक महदूद वक्त में हमारे सामने जो तरजीहात थी, इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे जो हमने किए हैं, और अब हमने मुनासिब समझा कि अभी हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुर्तज़ा साहब, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का मुलविस हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं, कुछ के मिलिट्री कोर्ट पे भी ट्रायल चल रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप एक ये कमेटी बनाएंगे और ये अगर किसी नतीजे पे पहुंचती है और उस पर कुछ नाम सामने आते हैं, तो फिर ये आपके ख्याल में इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ये कमेटी बनाई गई और निगरान हुकूमत का तो काम है कि वो गैर जानिबदार है? आपको नहीं लगता कि इस तरह के सवालात उठेंगे? देखें, इस मुल्क में सवालात उठाने पर कोई पाबंदी नहीं है और निगरान हुकूमत पर तनकीद करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, और तनकीद हो भी रही है और हर रोज़ होती है और आइंदा भी हो, उसकी हमें परवाह नहीं है। हमारे पास जो मालूमात होगी वो इसी मुल्क के इदारों की होगी और उसकी रोशनी में हम अपनी कुछ सिफारिशात मुरतब करेंगे। हमारे पास हम कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, हम कोई अदालत नहीं है, हम किसी को सज़ा नहीं दे रहे। सही, लेकिन आपने कहा कि निगरान हुकूमत पे तनकीद हो रही है और उसकी आपको परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? अगर ये निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लग रहा हो, चाहे वो आपकी हो या सूबों की हो, कि वो जानिबदार है या किसी एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, तो इसकी परवाह क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी तो खास परवाह होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का तो काम ही है कि न्यूट्रल रहें। हमें इस चीज़ की परवाह होनी चाहिए कि आइन और कानून की रोशनी में जो कुछ हमें करना है वो हम करें। तनकीद को हम रोक नहीं सकते। अगर हमने सिर्फ तनकीद को देखकर अपने फैसले करने हैं तो शायद हम अपना कोई काम ना कर सकें। लेकिन चलें, अगर ये तनकीद सिर्फ सियासी हलकों से हो तो फिर आप कहें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सियासी जमातों को जाहिर सी बात एक नुक्ता नज़र हो सकता है। लेकिन क्या ये परेशानी की बात नहीं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो मुल्क की बड़ी कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बात की, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से जो रिमार्क्स आए थे वो बड़े सीरियस थे। मैं चाहूँगा कि आपके सामने भी रखूँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, यकसा सलूक किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जब ये मामला चल रहा था कि क्या जो गौहर अली खान है चेयरमैन PTI के, उनको साबिक चेयरमैन से मुज़ाकरात करने की इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उस वक्त ये रिमार्क सामने आए कि इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी ना दी जाए। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी भी परवाह नहीं है आपको? जी, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारा काम जजेस के तबसरों पर तबसरा करना नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो शायद मैं ढूंढ के निकाल कर दे सकूं कि जिनकी हिमायत में या जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है इन रिमार्क्स से, तो इससे बिल्कुल मुतज़ाद रिमार्क्स भी मैं कहीं से आपको ढूंढ के निकाल के दे सकता हूं। तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करना है, उन रिमार्क्स पर तबसरा करना हमारा काम नहीं है। लेकिन इन्हीं रिमार्क्स की बुनियाद पर फिर फैसला भी आया जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत इजाज़त दे कि गौहर अली खान साहब जाएं, वो अपने साबिक चेयरमैन से डिस्कस करें, टिकटों का मामला है वो डिस्कस करें। ये फैसला आया जो कि जिसको चैलेंज कर रही थी आपकी हुकूमत, उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। एडवोकेट जनरल मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, तो आप लोगों की जो प्ली थी वो इसके खिलाफ थी, आपके खिलाफ फैसला आया वहां पे। तो जो भी फैसले आएंगे
अगर वो हमारी नज़र में गलत होंगे तो हमारे पास चैलेंज करने के जो मैकेनिज़्म है और फोरम्स हैं वो मौजूद हैं। हमने कई फैसलों को चैलेंज किया है, फैसले तब्दील भी हुए हैं, लेकिन मुल्क चलेगा तब जब जो भी अदालतों के फैसले हैं उन पर अमल हो। और इस फैसले पे अमल हुआ। मुझे इस कमीशन जो कैबिनेट कमेटी बनाई इस हवाले से बताइएगा कि क्या आपकी हुकूमत ने इस बात पे गौर किया कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया जाए, जैसे कि मुतालबा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया जाए या कोई और इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया जाए, इस बात पर गौर हुआ था? नहीं, अभी हमने यही फैसला किया है कि कैबिनेट कमेटी अपने तौर पर जो TORs आपके सामने हैं उनके तहत अपना काम करे, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कोई हुकूमत इस तरह का कोई कमीशन बनाना चाहती है तो वो हुकूमत का अख्तियार है। लेकिन जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुमकिन है क्योंकि वो पार्टी है इसमें, शायद वो आपके फैसले से खुश ना हो, फिर वो ये मुतालबा करें कि आप जानिबदार हैं, तो बेहतर नहीं होता कि कोई इंडिपेंडेंट कमीशन होता, कमेटी होती जो कि इसका तयन करती? PTI पहले भी तनकीद करती रही है और अगर मुस्तकबिल में भी करेगी तो वो उनका अख्तियार है, और एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर आपको भी अख्तियार है तनकीद करने का। आप ज़रूर ये अपना जो हक है वो इस्तेमाल करें। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत का तो ये काम होना चाहिए ना कि एक ऐसा फैसला करे जिस पे तनकीद भी कम हो और जिसमें जो फैसला है उसकी एक्सेप्टेंस भी सबसे ज़्यादा हो। एक जिम्मेदार हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में जो मुनासिब समझती है उसे करना चाहिए। तनकीद सोलंकी साहब सेनेट के हवाले से भी हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली अपर हाउस है, वहाँ एक करारदाद मंजूर हो जाती है, पहले पेश होती है, रूल सस्पेंड करके फिर मंजूर हो जाती है कि इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाए। अब वहाँ पे एक सेनेटर थे नून लीग के, उन्होंने इसकी मुखालफत की, अपोज किया। जब आप हाउस में दाखिल हुए तो सेनेट चेयरमैन ने दोबारा वोटिंग भी करवाई और आपसे आपकी राय जानी, और आपने भी कहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, मैं इस करारदाद के हक में नहीं हूं। आपको क्या समझ आया, ये मामला कैसे हुआ, कैसे ये पेश हो गई करारदाद और कैसे मंजूर हो गई? देखें, पाकिस्तान की सेनेट के कुछ अरकान ने एक करारदाद पेश की और सेनेट के चेयरमैन ने जो रूल्स हैं उनको मुअत्तल करके उसकी इजाज़त दी। ये एक सेनेट का मामला है, एक मुकन्नना का मामला है, तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी हमारी हुकूमत की क्या पोजीशन है, और वो हमने सामने रखी। जी, आपने तो बिल्कुल कहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन सोलंकी साहब आप भी आई एम श्योर ये सुनते रहते होंगे, टीवी पे तबसरे हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कह चुका है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, पत्थर पे लकीर है। वो ये भी कह चुके हैं कि इस तरह की बहस को डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन जब अपर हाउस इस तरह का रेजोल्यूशन पास करेगी तो जाहिर सी बात है मीडिया पर भी इसकी डिबेट होगी। तो क्या आपकी नज़र में, क्योंकि आप जहां बैठे हो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्या कोई जेन्युइन खदशात अभी भी मौजूद हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, या आपके ख्याल में कुछ भी हो जाए 100% इलेक्शन 8 ही को होंगे? देखें, आपसे बेहतर किसको मालूम है शहजाद कि इलेक्शन का शेड्यूल देना, तारीख देना, उसमें तब्दीली लाना, ये एक ही आईनी इदारा है इस मुल्क में जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और आर्टिकल 218(3) के तहत उसी की जिम्मेदारी है। हमने जब इस करारदाद की मुखालफत की तो उसकी बुनियाद यही थी कि जब इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे चुकी है तो हमारा काम उसकी मदद और इआनत करना है। हम किसी तौर पे भी किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें हम इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करें। जी, लेकिन आपको तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक टाइम पर होती नजर आ रही हैं। जो इस वक्त कुछ सियासी जमातें, खासतौर पे फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम जलसे नहीं कर पा रहे, हमारे हवाले से थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रही हैं। तो आपके ख्याल में ये कंसर्न्स जो हैं ये अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल या मौसम ऐसा नहीं है कि जिसमें इलेक्शन ना करवाए जा सके। हमारा ख्याल यह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो आज है, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं जी, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इस्तेदाद है वो इतनी है कि हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। सही, क्योंकि कल जो मतन था रेजोल्यूशन का उसमें ये था,
और बाद में कुछ सेनेटर्स ने भी आके बात की कि हम ये नहीं कह रहे इलेक्शन डिले कर दें, हम ये कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें एश्योरिटी दिलाएं। तो आपके ख्याल में इस मुल्क में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, अफवाज पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियसली अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे इलेक्शन के वक्त, वो सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन करवा सकते हैं इस मुल्क में? जो आज की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में तमाम तर ये जो ख़तरात हैं जो हकीकी हैं, उसके बावजूद हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंतखाबात में जा सकें और मौलाना फजल रहमान और जो दूसरे रहनुमा हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करना इंतज़ामिया की, सूबाई और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। सोलंकी साहब, जब आप कहते हैं कि आज तक की ये सूरत हाल है, तो फिर लोग यही समझेंगे कि क्या ये सूरत हाल अगले 1 महीने में बदल सकती है? क्या ऐसे कोई खदशात हैं कि ये सिचुएशन बदल जाए? देखें, गैब का इल्म मुझे नहीं है और मेरा ख्याल है आपको भी नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात की तारीख है उसमें हम शदीद मौसम और साथ ही सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल में इलेक्शंस कराते रहे हैं, तो ये भी एक तारीख है। लेकिन जो इसके बारे में फ़ैसला करने वाला इदारा है वो हम नहीं हैं, निगरान हुकूमत नहीं है, वो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। अभी तक उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी है उससे हम मुतमईन हैं और उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी सिक्योरिटी के हवाले से वो हुकूमत वक्त पूरी करेगी? जी, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, चाहे इंतज़ामी हों, माली हों, सिक्योरिटी की हों, वो पूरी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी तक हमने वो अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और आइंदा भी निभाएंगे इंशाल्लाह। सही है। और इसके अलावा मुर्तज़ा साहब, आपने कल ये ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट को जो है उनके एडिटर को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो इमरान खान के नाम से मजमून शाया हुआ है उस पर आपने कहा कि बड़ी परेशानी भी है, वो एक कॉन्विक्ट हैं, वो जेल में है, कैसे ये इंटरव्यू हो गया, कुछ सवालात भी आपने पूछे हैं। तो लिख दिया आपने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को ये जो आप लिखने जा रहे थे खत? हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लिखेंगे आप खत? जी। क्या वजह क्या है, क्यों लिखने जा रहे हैं ये खत? एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको लगा ये इंटरव्यू छाप सकते हैं, हमने छाप दिया, एतराज़ क्या है हुकूमत का? एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये हमारी नज़र में एक प्रोपेगेंडा की, तोता मैना की कहानी है, जो इल्ज़ामात हैं उन पर उसके हवाले से। हाँ, कॉलम है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एतराज़ है वो इस बात पर नहीं है कि जी इसके अंदर क्या लिखा है। जो उसके अंदर लिखा है उस पर भी एतराज़ है, लेकिन उस पर तो बात होती रहती है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उनके नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगज़ीन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। ये उनकी जिम्मेदारी है, अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की, बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। सही है, तो इसी वजह से आप लिखेंगे और फिर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन साथ में आपने अपनी राय का इजहार भी किया है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका कैसे जो है आर्टिकल छप जाता है। और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आप ही का बयान चल रहा है 2019 का, जिसमें आपने ये कहा है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कन्विक्टेड शख्स का आप इंटरव्यू छापें तो बिल्कुल छापना चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राय आपकी बदल कैसे गई है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट शख्स है, उसका इंटरव्यू क्यों छाप दिया गया? पहले तो आपकी राय नहीं थी। मेरी राय नहीं बदली, मैं आज भी उस अपनी बात के साथ हूं। और आपसे बेहतर किसको पता है कि वो जो ट्वीट था उसका क्या पस मंज़र था। आप ही के इदारे के एक बहुत मुमताज़ एंकर ने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया था, जो कि कन्विक्टेड नहीं थे उस वक्त, और वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आज़म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब वो वजीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने किसी तनकीदी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो उस मनसब से सुबुकदोश हुए तब भी कभी नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी वो तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से 100 बार घबराएंगे। तो इंटरव्यू तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो करने वाला है वो सख्त सवाल करता है, वो चैलेंज करता है। ये तो एक वन साइडेड मोनोलॉग है, एक पीस ऑफ प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंटरव्यू हो या आर्टिकल हो, कोई मवाजना नहीं है। नहीं, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो तो उसका इंटरव्यू बेशक करें, लेकिन उसका आर्टिकल नहीं छप सकता क्योंकि वो वन साइडेड होगा? अगर आप किसी का आर्टिकल छापें पहले तो ये हमें नहीं मालूम कि ये उनका आर्टिकल है, क्योंकि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो नहीं है। जो सहाफ़त है उसमें सोर्सेज और एट्रीब्यूशन जो है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी के नाम से किसी का आर्टिकल छाप दें। नहीं, ये तो फिलहाल मुर्तज़ा साहब आपकी एक राय हो सकती है, तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमिस्ट आपको जवाब देगा तो पता चलेगा ना। और ये भी नहीं हुआ कि जो इसके अंदर जो बेबुनियाद जो बातें की गई हैं उस हवाले से जो मुतल्लिका जो फरीकैन हैं उनका कोई नुक्ता नज़र, कोई डिस्क्लेमर, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। डिस्क्लेमर तो एट दी एंड है कि अमरीकी हुकूमत के हवाले से भी है कि वो भी इन चार्जेस को डिनाई करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी डिनाई करती है इन चार्जेस को, लेकिन कन्विक्टेड शख्स का इंटरव्यू नहीं हो सकता या आर्टिकल नहीं छप सकता, ये है आपका नुक्ता? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई मजमून जो कि गोस्ट आर्टिकल हो और हमारी नज़र में वो उनका आर्टिकल नहीं है, इस तरह की सहूलत हमने पूछा है कि ये सहूलत इकोनॉमिस्ट ने और कौन से जेल लीडर्स को दी है। हाँ, ये वैसे इकोनॉमिस्ट का मेरे सामने है खबर। ये इकोनॉमिस्ट पहले भी जो है कन्विक्टेड जो जेल में लोग हैं उनका इंटरव्यू छाप चुका है, उनके आर्टिकल्स छाप चुका है, इंटरव्यू नहीं आर्टिकल छाप चुका है। हकान अल्तीनी जो है एक टर्किश शख्स हैं जिनको 18 साल की सजा हुई, जेल में थे, इनका भी आर्टिकल छापा, तो इकोनॉमिस्ट तो कर लेता है। अब आपका ये कहना है कि ये गोस्ट आर्टिकल है, तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही आपको पता चलेगा कि एडिटर का क्या जवाब आता है जब आप उनको लिखते हैं। जी, हम उसका इंतजार करेंगे। सही। सोलंकी साहब, आपकी ये जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी ये पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आपने ये पोजीशन तो नहीं ली थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माज़रत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्ज़ाम हमें कमज़ोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमज़ोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला करना है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो ज़मानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है, अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था, और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। चले फिर मैं कह नवाज शरीफ साहब की भी उसके बाद ही हुई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस नुक्ता नज़र का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई, जिसके बाद मुल्क में जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद किया और ये कहा कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ रहा
पीएमएलएन ने भी कहा कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौकिफ कल भी सामने आया और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा है कि ये सेनेट की करारदाद हो या कोई और करारदाद हो, चाहे ओआईसी की करारदाद भी आ जाए, तब भी इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, यानी कि 8 फरवरी को होने चाहिए। हम इस पर मजीद बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी ने। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम साहब, कल हमने देखा कि सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से करारदाद मंजूर हुई और इसके बाद आपने अपने ट्वीट में खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो दो मेन जो किरदार थे, एक दिलावर खान जिन्होंने ये करारदाद पेश की और दूसरे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, जिन्होंने उस वक्त के रूल्स को मुअत्तल करके इस बात की इजाज़त दी कि ये रेजोल्यूशन जो है पेश की जाए। उन्होंने आपसे मुलाकात की और आपने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि आपने बड़ा खुरीदने की कोशिश की कि किसके कहने पर ये करारदाद पेश की गई, तो दिलावर खान साहब ने कहा किसी के कहने पे नहीं की गई। आपने फिर ये भी कहा है कि सादिक संजरानी साहब भी बार बार ये कहते रहे कि ना कोई खुफिया प्लानिंग की है, ना कोई साजिश है इसमें। तो आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं, कैसे हो गया ये सब कुछ कल? मैं शहजाद इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि ये कोई सीरियस मूव नहीं है और ख़ुद सादिक संजरानी साहब और दिलावर ख़ान और उनके ग्रुप के लोगों का एक सोच थी और ज़्यादातर लोग आप देखें कि जो उस वक्त मौजूद थे वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे या फिर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले थे और वहाँ पे बहरहाल सिक्योरिटी का एक मसला है और ये लोग नहीं चाहते कि इन हालात में इलेक्शन हो। लेकिन मुझे एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके पीछे हुकूमत नहीं थी और ये बात भी क्लियर है कि उसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट के बड़े और लीडिंग किरदार थे। ये मुझे उनका अपना ही मुंह नज़र आता है और अगर कोई एक जमात उनके इस मुंह की हामी है तो वो शायद JUI होगी। JUI होगी, लेकिन आपने अपने ट्वीट में फिर इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके बाद आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी जो है हैरत का इजहार किया कि ये कैसे करारदाद सेनेट में पेश हुई और मंजूर हुई। देखिए, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब उससे लाइलम थे या कम से कम मुझे उन्होंने ये बताया कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन एक तो दिलावर खान साहब के पस मंज़र को ज़रा ज़हन में रखना चाहिए। दिलावर खान साहब अमलन JUI को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन चूँकि ये फ्लोर क्रॉसिंग का या डिफेक्शन का मसला उनके लिए हो सकता था, इसलिए दिलावर खान साहब ने ख़ुद JUI को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके बेटे ने बाकायदा JUI में शमूलियत का ऐलान किया है और अमलन दिलावर खान साहब भी JUI का हिस्सा बने हैं और जब उनकी सेनेटरशिप ख़त्म होगी तो वो भी बाकायदा JUI का हिस्सा बन जाएंगे। तो एक तो इस पस मंज़र को ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी तरफ आज मौलाना फजल रहमान साहब का मैंने इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसमें कहा है कि मुझे सच्ची उनका ये कहना था कि सच ये है कि मुझे करारदाद की मंजूरी का या करारदाद के पेश होने का कोई इल्म नहीं था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस इंटरव्यू में उस करारदाद की हिमायत भी कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो करारदाद उन्होंने मंजूर की है ये JUI की सोच की अक्कास है। जी, क्योंकि जो उसका मतन था करारदाद का वो ऑलमोस्ट वही है जो बातें फजल रहमान साहब पहले करते रहे। कभी मौसम की ख़राबी की वजह से, कभी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो कहते रहे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू में जो आपको दिया है उसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि वो हिमायत करते हैं इसकी। तो फजल रहमान साहब की हिमायत करने की वजह आपको क्या नज़र आती है? क्यों चाहते हैं वो इलेक्शन डिले हो? क्या वाकई सिक्योरिटी कंसर्न वजह है या कोई और इसके पीछे रीजंस हैं? देखिए, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनसे कहा कि 2013 और 2018 में तो हालात इससे ज़्यादा संगीन थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब मेरे साथ ये बात मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि नहीं, आज हालात 2013 और 2008 से ज़्यादा ख़राब हैं। उनका ये कहना था कि उस वक़्त चूँकि बड़ी बड़ी शख्सियात टारगेट हो रही थी या बड़े बड़े वाक़यात हो रहे थे, मुल्क के बड़े शहरों में हो रहे थे, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा ख़राब समझते हैं। लेकिन उनका कहना ये था, मौलाना फजल रहमान साहब का ये दावा था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमलन रोज़ाना जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं
तो वो माजी में कभी भी उतनी नहीं हुई थी। दूसरा उनका ये कहना था कि उन हालात में भी हम जलसा कर सकते थे और जुलूस निकाल सकते थे, लेकिन मौलाना साहब का ये कहना था कि मौजूदा हालात में मैं जलसे नहीं कर सकता। इसलिए वो ये कह रहे थे कि जब तक हालात इस काबिल ना बनाया जाए कि जिसमें हम जलसा जुलूस कर सकें तो मैं इलेक्शन के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन फिर जब मैं उनको कुरेदता रहा कि अच्छा आप कितनी मुद्दत के लिए ताख़ीर चाहते हैं, तो वो मुद्दत भी वो नहीं बता रहे हैं कि वो महीने के लिए चाहते हैं या 2 महीने के लिए चाहते हैं या साल के लिए चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर महीने 2 महीने की बात हो तो क्या गारंटी है कि 2 महीने में सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे? क्या वाकई ये वजह है या वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वो जीत सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे, इस बात का खौफ है उनको, या फिर इस वक्त अमलन उनके अपनी हुकूमत है, गवर्नर उनके रिश्तेदार भी हैं, उनकी पार्टी से भी हैं और सबको हर कोई ये कह रहा है कि निज़ाम इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो JUIF भी चला रही है। क्या ये रीजंस हो सकते हैं कि वो चाहते हैं इलेक्शन फिलहाल ना हो? शहजाद, मैं फिर ये कहूँगा कि एक तो ये कि ये जो कल सेनेट की करारदाद जो पास हुई है उसको कोई हमने ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा ले लिया है, और वो लगता यही था कि एक हंसी मजाक में उसी वक्त ही उन्होंने सोचा है, संजरानी साहब ने और सेनेटर दिलावर ने और उनके बाकी साथियों ने, और उन्होंने मौका से फ़ायदा उठा के इजलास बुला के उसको मंजूर कर लिया। क्योंकि ये मामला तब सीरियस होता अगर हुकूमती तरफ से इस तरह की सोच होती। तो एक तो मैंने बहुत जांच पड़ताल की, बहुत देखा, बहुत तलाश की, लेकिन इस मुंह के पीछे मुझे कहीं से रत्ती भर भी हुकूमत नज़र नहीं आई। और फिर आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और सादिक संजरानी साहब के ताल्लुकात नहायत ख़राब हैं और शायद वो टॉकिंग टर्म भी नहीं है। तो और आज मेरी वज़ीर-ए-आज़म से भी बात हुई थी और वो भी हल्फन ये बात कह रहे थे कि ना उन्हें करारदाद का पता था, ना उनकी हुकूमत इसको सपोर्ट करती है, ना उनका इससे कोई सरोकार है। तो जिस मुंह के पीछे हुकूमत ना हो, और अगर हुकूमत विलिंग है 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए, इसी तरह इस करारदाद का न इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मौजूद है, तो मेरे ख़्याल में मुझे तो अभी तक इलेक्शन के इल्तिवा का कोई वजह और कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। जो मौलाना साहब की बात है, तो मौलाना साहब की एक तो यकीनन सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन भी है और थ्रेट अलर्ट्स उनको आते रहते हैं और वो शायद प्राइम टारगेट भी हैं दहशतगर्दों के लिस्ट में। लेकिन साथ साथ एक मैं समझता हूँ कि जो पिछले 1.25 साल की जो हुकूमत की थी PDM ने, तो उसकी वजह से JUI की वो मकबूलियत उन इलाकों में बरकरार नहीं रही जो उससे पहले थी। तो एक वजह वो भी हो सकती है कि शायद मौलाना साहब ये चाहते हैं कि वो दोबारा अपनी पार्टी को उस पोजीशन में ले आएँ। सही। और ये बताइएगा कि आपके तज़किरे के मुताबिक ये जो दूसरी बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, ये ऑन द फेस ऑफ इट आके कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, ऐसा ही है या आपको लगता है कि बड़ी पार्टीज़ में भी कुछ ऐसी पार्टी हैं जो शायद चाहती है कि इलेक्शन इस वक्त मुलतवी हो जाए? मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन शेड्यूल से पहले कुछ कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब तो पहली पार्टी हुकूमत है। हुकूमत में ये यकसुई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, और आज जो प्राइम मिनिस्टर से मेरी बातचीत हुई उसमें भी मुझे वही यकसुई नज़र आई। मुस्लिम लीग नून पहले गुमगू की कैफियत की शिकार थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है। फिर सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ख़तरा वो माजी के तनाजुर में अगर हम देखें तो वो अवामी नेशनल पार्टी को है। अवामी नेशनल पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन बर वक्त और 8 फरवरी को होने चाहिए। इसलिए कौमी जमातों की वाज़े अक्सरियत वो भी इलेक्शन के हक़ में है और हुकूमत भी इलेक्शन के हक़ में है। तो फिर मुझे इलेक्शन के इल्तिवा का कोई वजह या कोई जवाब मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, एक इस बात को भी जोड़ा जाता है साफ़ी साहब कि PMLN जो है नवाज शरीफ के आने के बाद, चले हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए, टिकटों की तकसीम का मामला हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड इतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे। शायद वो उम्मीदवार जिनको पता है कि हमें टिकट मिलेगा अपने हलकों में वो एक्टिव हैं, बट क़यादत जो है, शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, नवाज शरीफ साहब ने एक भी नहीं किया, मरीम नवाज साहब की वो एक्टिविटी नहीं नजर आ रही। इस बात से भी जोड़ा जा रहा है इसको कि शायद देखें अभी भी 50-50 है कि इलेक्शन पता नहीं हो या ना हो, तो क्यों एक्टिविटी ना करें। और आपने कुछ हफ्ते पहले ये लिखा भी था इस हवाले से कि नून लीग की वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही,
तो वजह क्या है? क्या उनको भी खदशा है कि इलेक्शन पता नहीं हो या ना हो, इसलिए वो इस वक्त खामोश हैं, या उनको लग रहा है कि उनको कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है, जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है उससे वो बासानी जीत जाएंगे? देखिए, मैंने ही ये लिखा था कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बादशाहाना तर्ज़ अमल उसकी क़यादत ने अपनाया हुआ है और वो आवाम के पास नहीं जा रही है, उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। और उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से मुझे जो फीडबैक मिला तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये सिर्फ तरजीहात का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी ने शायद पहले आवाम में जाना ज़रूरी है और उसके बाद अपने अंदरूनी ये मामलात उन्होंने भी निपटाने हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास मंशूर वगैरह की तैयारी। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये कहना था कि हमने जो रवा महीना था, यानी जो महीना गुज़र गया, वो उन तैयारियों के लिए रखा था और अब आखिरी महीना हमने यानी जनवरी का महीना हमने इंतखाबी जलसों के लिए और उस चीज़ के लिए रखा है। तो एक लिहाज से ठीक है, हम जैसे लोग तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि वो आवाम के पास नहीं आ रहे थे, जलसे जलूस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्शन की फ़िज़ा नहीं बन रही है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मंशूर की तैयारी, पार्टियों के अंदरूनी झगड़े निपटाना और टिकटों की तकसीम, ये भी इलेक्शन की तैयारी है। और हम चूँकि इस काम में मसरूफ़ थे तो इसलिए हमने ये नहीं किया। और जनवरी के महीने में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम सब वो मैदान में होंगे। सही। और बल्ले के निशान के हवाले से आपको क्या लग रहा है साफ़ी साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तारीख अब तक नहीं लगी है, लेकिन उनके जो चेयरमैन है गौहर अली खान साहब वो कह रहे हैं 90% हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। आपको ये मामला कहां जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, वो तो अब मामला सब जुडिस है और मेरे ख्याल में हतमी फ़ैसला इसका सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो बल्ले का निशान उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट और एक जमहूरियत पसंद होने के नाते ये तवक्को करूँगा कि जुर्म अपनी जगह पे है, उसकी सज़ा मुजरिम को मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सियासत में किसी को गैर जमहूरी तरीक़ों से और गैर सियासी तरीक़ों से आउट नहीं करना चाहिए और सियासत के मामले में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए 2018 के जो इंतखाबात हुए साफ़ी साहब, उसके बारे में आप हमेशा ये कहते रहे कि वो इलेक्शंस फ्रॉड थे और आपकी ये पोजीशन रही है, स्टेटेड पोजीशन रही है कि आप 2018 की पार्लियामेंट को मानते भी नहीं है। तो ज़रा ये बताइएगा कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात में अगर इलेक्शंस होंगे तो उस पार्लियामेंट के हवाले से भी फिर यही नतीजा अखज़ करना पड़ेगा कि वो पार्लियामेंट जो है वो हकीकी नहीं है और फ्रॉड के ज़रिए जो भी पार्टी आई वो हुकूमत में आई है। शहजाद, देखिए, हम तो कोई क़ुव्वत नाफिज़ा हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर कमिंग इंतखाबात में भी ये अमल दोहराया गया कि पोलिंग एजेंटों को अगर बाहर निकाला गया और उनकी अदम मौजूदगी में गिनती की गई, अगर कमिंग इंतखाबात में भी इतनी मुदाखलत हुई कि RTS को बिठा दिया जाए, अगर कमिंग इंतखाबात में भी ऐसा हुआ कि मीडिया पे वो कदगने हों जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जिस तरीके से मुझे लाइव ट्रांसमिशन से उठाया गया, अगर ये चीज़ें इन इंतखाबात में भी दोहराई गई तो फिर मैं इन इंतखाबात को भी उसी तरह तस्लीम नहीं करूँगा जिस तरह 2018 के इंतखाबात को अमलन मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ज़ाहिरी बात है, हमारी सिर्फ राय हो सकती है। जिस तरह 2018 में मेरी इस राय के बावजूद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म भी बने और वो 5 साल हुकूमत भी करते रहे, हमारी राय अपनी जगह पे मौजूद रही, सदा बसहरा साबित होती रही, तो अब के बार भी वही होगा। लेकिन मेरी राय अमल के मुताबिक होगी। अगर वो अमल उसी तरह दोहराया गया तो मैं इन इंतखाबात के बारे में भी वही राय दूंगा जो 2018 के इंतखाबात के बारे में दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने 5 माह के दौरान SIFC के तहत माशी अमूर से मुतल्लिक कई अहम फैसले और इक़दाम किए हैं, जिसमें करेंसी स्मगलिंग, बिजली चोरी की रोकथाम, डॉलर की कदर में इस्तेकाम समेत दीगर फैसले शामिल हैं। जबकि अब निगरान हुकूमत ने SIFC के तहत टैक्स शोबे में भी अहम इस्लाहात करने के फैसला किया है। इस हवाले से SIFC ने रवा हफ्ते निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल और काकड़ की सरबराही में होने वाले इजलास में टैक्स मशीनरी को रीस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत FBR को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक कौंसिल ने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त दिया है। अहम बात यह है कि इन इस्लाहात के बाद
एफबीआर अपनी मौजूदा शक्ल में बहाल नहीं रहेगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज टैक्स की पॉलिसियों की तैयारी का फरीजा रेवेन्यू डिवीजन सर अंजाम देगा, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी रेवेन्यू करेंगे, जो कि बराह रास्त वजीर खजाना को जवाबदेह होगा। जबकि रेवेन्यू डिवीजन का दूसरा काम इंपोर्टेड अशिया और प्रॉपर्टी की कीमतों का तखमीना लगाना होगा। क्या हुकूमत इंतखाबात से पहले एफबीआर में इस्लाहात करने में कामयाब हो जाएगी और इन इस्लाहात से क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने। शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और SIFC ने एफबीआर को ओवरऑल करने को, रिस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दे दी है और ज़रा ये बता रहे हैं कि फैसला ये किया गया है कि जो जिम्मेदारी है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स की पॉलिसी बनाने की, वो अब रेवेन्यू डिवीजन के पास होगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा 2 और नए बोर्ड बनाए जाएंगे, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम होगा और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होंगे, जिसके अलग अलग चेयरपर्सन होंगे। अब आप भी इस हवाले से बात करते रहे कि एफबीआर को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में ये जो फैसला किया गया है ये कैसा है और उसके क्या नताइज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फैसला किया गया है ये उसूली तौर पे ठीक है। इसमें 2 तब्दीलियां हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात है कि पॉलिसी साइड और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन साइड को अलग अलग कर दिया गया है। पॉलिसी साइड जो है वो अब एफबीआर के पास नहीं है, बल्कि वो रेवेन्यू डिवीजन के पास चली गई है, जो कि पहले हुआ करती थी, और एफबीआर सिर्फ टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट रह गया है। ये दूसरी बात ये की गई है कि कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू को अलग अलग कर दिया गया है। ये जो मॉडल है ये इंडिया वाला मॉडल है। इंडिया में इसी तरह दो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, मगर इंग्लैंड में पहले 2 थी, उन्होंने मर्ज किया है, तो दोनों के अपने फवाइद और दोनों के अपने नुकसानात हैं। जहाँ तक जो फेडरल रेवेन्यू डिवीजन में पॉलिसी साइड को ट्रांसफर करने का मसला है, वो इसलिए ठीक है क्योंकि ये देखा गया है कि जो अफसरान हैं और जो लोग एफबीआर में हैं वो पॉलिसी साइड में टैक्स कलेक्शन को देखते हुए तब्दीलियां करते हैं पॉलिसी में, जो कि इंडस्ट्री के लिए और आम बिजनेसमैन के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। मगर शहजाद, मेरा सवाल थोड़ा इससे मुख्तलिफ है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म या टैक्स स्ट्रक्चरिंग ऑफ एफबीआर है, ये हम बार बार करते हैं और ये मैंने ये देखा है कि ये आपने एक्चुअली एक 2-2.5 साल की एक एक्सरसाइज दे दी है, कुछ नहीं कुछ और इस दौरान में आपका जो फोकस है कलेक्शन पर वो कम हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ी परेशानी है कि अब हमारे पास 1-2 साल देने के लिए नहीं है, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो मुझे एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एफबीआर जो है वो अब एफबीआर एक्ट 2007 के तहत बना हुआ है, तो क्या ये रिस्ट्रक्चरिंग जो हमें की गई कि हमने की है, क्या इसके लिए हमें कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? और कानून साजी क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इसकी कानून साजी कर सकती है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर कानून साजी की जरूरत है तो फिर हम इस जो फैसला हुआ है उसको असेंबली से पास कराएंगे या किस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करेंगे और क्या प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये बात मेरे लिए एक सवाल है, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है एफबीआर एक्ट 2007 के तहत आपको शायद एक कानून साजी असेंबली से करवानी पड़े। सही है। इतलात है कि शायद फिलहाल प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ये हो सकता है, लेकिन ये खदशा क्यों है शब्बर साहब आपको कि जो टैक्स कलेक्शन है वो फिलहाल उसमें कमी देखने में आ सकती है अगर इस वक्त हम रिस्ट्रक्चरिंग की जानिब जाते हैं? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कमी देखने में आ सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद कि ये बड़ा अच्छा काम होता है एफबीआर के अफसरों के लिए। पहले भी ये 5-6 मरतबा हो चुका है कि जी आप अभी क्या हो रहा है जी, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके बाद देखेंगे। तो ये मतलब उसके बाद होगा। अभी 1 साल इसलिए नहीं हुआ, ये काम इसलिए नहीं हुआ कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये काम इसलिए नहीं होगा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो इस वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। सही। और शहजाद, जो बुनियादी मसला है जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, जो एफबीआर ने, जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया और जो उन्होंने पास नहीं किया, वो रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डेटा था, जो कि
मेरा ख्याल में इस जो अभी हमने किया इससे भी ज्यादा अहम था, और जिसको केयर टेकर ने ये कह के अप्रूव नहीं किया कि इसके लिए कानून साजी चाहिए। तो मुझे इन दोनों चीजों में एक तजाद नजर आ रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रियल टाइम इंटीग्रेशन में आप नहीं करना चाहते क्योंकि कानून साजी चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग कर दें। रीस्ट्रक्चरिंग तो ठीक है, कागजी कार्रवाई होती रहेगी, अफसरों में फाइल आएगी जाएगी। देखिए एपेक्स कमेटी ने फैसला कर दिया, मगर अब ये फाइलें आएंगी जाएंगी, लोग एक दूसरे को बांटेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैं ये समझता हूं कि रियल टाइम इंटीग्रेशन जो गवर्नमेंट ने FBI ने अनाउंस किया था, केयर टेकर ने अप्रूव नहीं किया है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो भी साथ साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर भी ली तो कोई खास फायदा नहीं होगा। मेरा जो तब्दीलियां आ रही है उससे देखें, दो बुनियादी हमारे जो मसाइल हैं क्या वो हल होंगे? एक तो ये कि हमें अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाना है और ऑब्वियसली एक मुनसिफाना टैक्स निज़ाम होना चाहिए, क्या ये मसला हल होगा? और दूसरा मसला जिसकी बार बार आपने निशानदेही की है और गालिबन आप कहते हैं कि 20,000 एम्प्लॉई हैं FBR के, अगर 15,000 को घर बिठा दिया जाए तो शायद FBR ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, यानी कि जो मसला है वो इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का है। क्या वो आपको दुरुस्तगी नजर आ रही है अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि इससे वो बढ़ने के चांसेस हैं। जब 2 बोर्ड बन जाएंगे तो आप टेक्निकली स्पीकिंग बाज़ जगह पर डुप्लीकेशन वो करेंगे। तो जो बुनियादी मसला है कि जो 23,000 एम्प्लॉइज का मसला है, जिसमें से तकरीबन बहुत बड़ी तादाद का कोई रोल नहीं है, इसलिए नहीं कि वो इनकॉम्पिटेंस है, बल्कि अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, आपने इसको ऑटोमेट कर दिया है। और तीसरी बात जो शहजाद हम इसको नहीं देख रहे, आई डोंट नो उसको किस तरह सेटल किया जाएगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ऑटोमेशन का पार्ट है, पिराल। अब पिराल के बगैर तो FBR, चाहे FBR हो या कस्टम हो, चल ही नहीं सकता। तो आप क्या पिराल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे? क्या उसके फंक्शन को किस तरह करेंगे? पिराल का चेयरमैन जो होता है वो FBR का चेयरमैन, पिराल का जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव होता है वो FBR का चेयरमैन होता है। तो ये किस तरह सेटल होगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर इलेक्शन 2008 फरवरी को हो रहा है तो उस हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा प्री मैच्योर स्टेप लगता है, मगर ये बिल्कुल सही है कि ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। मगर और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिसीज को कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो कि FBR में पॉलिसी के रहने की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई है और उसने पाकिस्तान में बहुत खराबियां पैदा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बा ज़ैदी साहब, साबिक FBR चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।